मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोफेसर अंकित चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है शब्द विचार। आज का टॉपिक है हम लोग का शब्द विचार। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे वर्ण विचार। आइए थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, जिससे जिससे आप लोगों को शब्द विचार पढ़ने में आसानी होगी। वर्ण, आइए हम लोग चलते हैं वर्ण विचार के बारे में। थोड़ा सा हल्का सा हम लोग कर लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण स्वर, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपका हर्ष स्वर आता है, आपका दीर्घ स्वर आता है, और फिर प्लुप्त स्वर आता है। ठीक है गाइज। इसके बाद अब देखिए, इसके अंतर हर्ष में क्या क्या आते हैं? आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, और ऋषि आती है। दीर्घ में क्या क्या आता है? आ, ई, ऊ, ओ, सॉरी, ए, और ओ, औ। ठीक है, इसके बाद आप हम लोग आते हैं प्लुप्त स्वर पर आते हैं। हम लोग प्लुप्त स्वर में आते हैं। प्लुप्त स्वर प्लुप्त स्वर में जिसमें जिसमें तिगुना समय लगता है। जिसमें कितना समय लगता है? तिगुना समय लगता है, उसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, आप ओम बोलिए तो आप भी देखिए, आप उसमें तिगुना समय लगता है, उसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं व्यंजन में आते हैं। अच्छा, व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? आपका अगर व्यंजन की मैं बात करूं तो व्यंजन के अंतर्गत आपका स्पर्श व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होता है। आपका पा वर्ग तक होता है। ठीक है गाइज। इसके बाद आप लोग के अंतस्थ व्यंजन की अगर मैं बात करती हूँ, अंतस्थ व्यंजन की मैं बात करूं, अंतस्थ में या, रा, ला और वा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अब मैं ऊष्म व्यंजन की बात करती हूँ। ऊष्म व्यंजन की मैं बात करूं अगर आपसे, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आप मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं। तो आपका होता है सा, सा और हा होता है। ये आपका ऊष्म व्यंजन होता है। अब देखिए गाइज, फिर मैं आपको बता दूं, थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। अयोग, वाह। अयोग, वाह कौन कौन से होते हैं? तो अंग होता है और आहा होता है। अंग होता है गाइज और आहा। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है गाइज। और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए हम लोग का पिछली जो भी क्लासेस थी उसको हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फिर शब्द विचार में आते हैं। किस में आते हैं गाइस? शब्द विचार। चलिए बताइए गाइस, मुझे शब्द विचार कौन से होते हैं? शब्द विचार उसे कहते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास जितने अधिक शब्द होंगे आप उतना अच्छा बोल सकते हो, लिख सकते हो। उसी को हम कहते हैं शब्द विचार कहते हैं। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं शब्द और पद में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा शब्द और पद में क्या अंतर है। हम लोग बताते हैं शब्द और पद किसे कहते हैं, या शब्द और पद क्या हैं। शब्द और पद क्या हैं? प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और स्टूडेंट के बीच में शेयर करिएगा, जिससे काफ़ी से काफ़ी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। ठीक है। अब देखिए, शब्द वे होते हैं, शब्द की स्वतंत्र इकाई भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होती हैं। अगर मैं बात करूं कि भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होते हैं। ठीक है। जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, जब ये जो शब्द होता है जो व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य बनते हैं, तो वे फिर शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं विशाल स्कूल जाता।
विशाल स्कूल जाता। अभी ये देखिए यहाँ पर सभी आपका वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ। विशाल एक अलग सेंस दे रहा है, स्कूल एक अलग दे रहा है, और जाता एक अलग। ये शब्द एक अलग, ये जो विशाल है ये एक अलग शब्द है, ये भी अलग है, ये भी अलग। लेकिन अगर यहीं पास अगर मैं बोल दूँ विशाल स्कूल जाता है, विशाल स्कूल जाता है, ये पूरे वाक्य है। अब ये पूरी तरह से आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका है। इसे हम कहते हैं पद। इसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये हमारे मनोभाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। विशाल स्कूल जाता है, ठीक है गाइज। इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में शब्दों के वर्गीकरण चार आधारों पर हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर है। अगर अब मैं बात करती हूँ, एक आपका उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार पर है, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर है, तीसरा आपका व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर है, और आपका चौथा जो है वो अर्थ के आधार पर है। किस पर आधार पर है? अर्थ के आधार पर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्पत्ति के आधार की। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए उत्पत्ति और स्रोत, अगर इतिहास की मैं बात करूं तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। अगर इससे क्वेश्चन बन सकता है, अगर इससे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर आप कितने भागों में बटाए, तो आप बताओगे 4 भागों में बटाए। कितने भागों में? 4 भागों में। आपका तत्सम शब्द हो गया, आपका तद्भव शब्द हो गया, ठीक है गाइस, ये आपका, और ये आपका देशज शब्द हो गया, और ये आपका विदेशी शब्द हो गया। अब आइए गाइस मैं आपको डिफाइन करते चलूँ कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो आपका तत्सम शब्द होता है, वो से हम किसे कहते हैं? आइए, तत्सम, तत् और सम। अगर मैं तत् और सम की बात करती हूँ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का मतलब, जो आपका तत् होता है वो संस्कृत शब्द होता है, ठीक है गाइज। और सम का मतलब होता है समान। संस्कृत के समान। यथार्थ हम कह सकते हैं संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका सूर है। सूर आपका क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। वानर आपका क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। यहाँ पर अगर मयूर की बात करूँ, ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा हो, ठीक है, तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो तद्भव शब्द जो होते हैं, तद्भव शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द जो अपनी थोड़ी सी रूप को परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है गाइज। अगर इनका अब ये जो मूल रूप से संस्कृत में ही होते हैं, जो इनका मूल रूप होता है वो संस्कृत में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे दूध हो गया, क्या हो गया? दूध। आपका घी हो गया, ये आपका ये घी हो गया, ठीक है गाइज। ये आग हो गया, ये आपका तद्भव शब्द है। ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। आइएगा, अब मैं बता रही हूँ आपको देशज शब्द किसे कहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द हिंदी के किसी अन्य भाषा जो आपका जो देशज शब्द होता है, वे हिंदी के किसी अन्य भाषा से नहीं लिया गया है। ये जो हमारे जो जनजीवन का साधारण बोलचाल, ये जो हम लोग की बोलचाल की भाषा होती है, ये वहीं से हम लोग यूज करते हैं। और ये जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, ये वहीं से आ गई है। इसी को हम देशज कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं थैला, क्या बोलते हैं? थैला। पहले के समय में लोग थैला ही बोलते थे, ठीक है, आज के समय में लोग झोला बोलने लगे हैं। फिर गाड़ी, ये आपका क्या है? देशज शब्द है, ठीक है गाइज। फिर मैं बात करूँ, ये खिड़की, ये सब क्या है? आपके देशज शब्द हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आप बड़े आसानी से इसे पढ़ सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विदेशी शब्द। अब बताइए विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं।
विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, आप मुझे बता सकते हो विदेशी शब्द कहाँ से आए। तो हिंदी में अनेक अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में अनेक विदेशी भाषाएं शब्द आ गए हैं। जो भी हिंदी की जो अनेक विदेशी भाषाएं हैं वो अपने किस में आ गए, हिंदी में आ गए। वे सभी शब्द जो कि तो हिंदी में यूज करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी विदेशी शब्द हम लोग हिंदी में वैसे ही यूज करते हैं। जैसे अभी हाल ही में लॉकडाउन, ये जो आपका लॉकडाउन है ना, तो ये भी एक प्रकार से लॉकडाउन ये भी आपका विदेशी शब्द है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं विदेशी शब्द के। अब हम लोग इसको फॉर एग्जांपल जैसे अंग्रेजी के शब्द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से आप इसे नोट करते चलिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से होते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फुटबॉल हो गया, अपील हो गया, क्लर्क हो गया, बोर्ड हो गया, फीस हो गया, टाई हो गया, स्कूल हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया इत्यादि। ये सब आपके कौन से शब्द होते हैं, अंग्रेजी शब्द में आते हैं। ठीक है गाइस, आप ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, फिर मैं आपसे कह रही हूँ आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका ये आराम फारसी शब्द हो गया, आमदनी ये फारसी शब्द हो गए, जमीन, किराना, खुश, जहाज, सिफारिश, दर्जी, दुकान आदि, ये सब आपके फारसी शब्द हो गए। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। अब हम लोग आते हैं तुर्की के शब्द कौन कौन से होते हैं। तुर्की के जो शब्द होते हैं, चेचक हो गया, तोप हो गया, कुर्सी हो गई, ताश हो गया, चाकू हो गया, लाश हो गया, कैंची हो गई, गलीचा हो गया, बहादुर हो गया, बीवी हो गया, बेगम हो गया, चम्मच हो गया आदि। ऐसे ये सब आपके तुर्की शब्द हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से होते हैं। अंग्रेज हो गया, कर्फ्यू हो गया, कूपन हो गया और बिगुल हो गया आदि। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं अरबी के शब्द। अब अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग गाइज नोट डाउन करते चलिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं अरबी शब्द कौन कौन से। किताब हो गया, कानून हो गया, तकदीर हो गया, सांप हो गया, हाकिम हो गया, असर हो गया आदि। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं चीनी के शब्द कौन कौन से होते हैं। आप मुझे बता सकते हो चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चाय हो गया। अब देखिए जो चीनी के शब्द होते हैं बताइए गाइज कौन कौन से होते हैं। चाय हो गया, लीची हो गया आदि। अब पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं। आसमान हो गया, फीता हो गया, बाल्टी हो गई, कमरा हो गया, गिरजा हो गया, पारदी हो गया, तम्बाकू हो गया, गमला हो गया, थाना हो गया आदि। इसी तरह मैं बात करूँ जापानी के शब्द कौन कौन से होते हैं, तो रिक्शा हो गया आदि। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। रचना या बनावट के आधार पर इसके 3 रूप होते हैं। इसके कितने रूप होते हैं, अगर रचना या बनावट के आधार की बात की जाए तो इसके कितने भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द आपका होता है, यौगिक होता है, सॉरी गाइस इसमें यौ वाला होगा, यौगिक होता है, और योग रूढ़ शब्द होते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जिसे रूढ़ शब्द होता है, इसे हम इंग्लिश में ट्रेडिशनल भी कहते हैं। ट्रेडिशनल वर्ड तो आप समझ सकते हो, आपको समझने में और भी आसानी होगी। थोड़ा सा इंग्लिश की वर्ड अगर जुड़ जाते हैं तो थोड़ा हिंदी समझने में आसानी होती है। तो रूढ़ शब्द को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल शब्द। कौन सा शब्द बोलते हैं, ट्रेडिशनल वर्ड बोलते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं आपको इसको डिफाइन करते चलूँ कि ये होता क्या है। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चली आ रही है और इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूं आपसे, ये हाथ को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, हाँ धन था,
इसके और अधिक टुकड़े करोगे तो इससे कोई शब्द नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो इसीलिए इसके और हाथ हो गया आपका, जैसे मैं बात करूँ, ये हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, पैर, और ये मेज हो गया, ये आपके। अब हम लोग आते हैं यौगिक गुण में, आते हैं यौगिक शब्द में आते हैं। अच्छा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? इसे हम लोग कह सकते हैं कंबाइंड वर्ड्स। अगर आपको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, आप कभी एग्जाम में यौगिक शब्द अगर आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि कंबाइंड वर्ड, मतलब कहने का मतलब कंबाइंड मतलब कोई भी वर्ड को आके आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कोई भी वर्ड आके जुड़े। अगर मैं बात करूँ, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे आत्मकथा, आत्मकथा, आत्मकथा। देखिए, आत्म एक अलग शब्द है और कथा ये अलग शब्द है, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? आत्मकथा। ये क्या बन गया? आत्मकथा गाइज, ठीक है। ये होते हैं यौगिक शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो यौगिक शब्द बन जाते हैं। और मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, रसोई। अगर मैं बात करूं एक मिनट गाइज, हाँ, अगर मैं बात करूं रसोई, क्या? रसोई घर। अब देखिए यहाँ पास दो शब्द हैं, एक रसोई हो गया और एक घर हो गया, ये दोनों शब्द आपस में मिल गए तो यौगिक शब्द बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए योग ऋण शब्द, अब हम इसे ये भी बोल सकते हैं इंग्लिश वर्ड में ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड। योग ऋण को हम लोग बोल सकते हैं, जो आपका योग ऋण शब्द है उसे हम ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड भी बोल सकते हैं। अगर अब हम इसकी बात करते हैं, ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग ऋण शब्दों समान अर्थ विशेष अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी तो मैं बता रही हूँ, जैसे नीलकंठ, अगर हम लोग बात करते हैं नीलकंठ, इसका जो विशेष अर्थ है, अब नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें तीसरा पद प्रधान नजर आ रहा है, इसमें तीसरा पद, सॉरी, ये जो शिव है, विशाल नहीं है, सॉरी, ये शिव, ये क्या है आपके? शिव, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये नीलकंठ, इसमें तीसरा वर्ड निकल रहा है, ठीक है, नीलकंठ। अगर मैं बात करूँ जैसे ये 10 मुख, अगर मैं बात करूँ 10 मुख, 10 मुख, अब 10 मुख किसके हैं आप बता सकते हो? इसमें देखिए 10 मुख, इसमें तीसरा पद बता रहा है रावण के। 10 मुख किसके? रावण, ठीक है गाइज, रावण। तो इसमें जो है जो योग ऋण शब्द होते हैं 10 मुख, इसमें तीसरा पद निकल के सामने आता है, या तो तीसरे शब्द निकल के सामने आता है, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं व्याकरणिक रूप से प्रयोग के आधार पर। अगर आपको गाइज कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि अगर प्रयोग के आधार पर कितने भाग होते हैं तो आप बताओगे कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये आपका विकारी हो गया और अविकारी हो गया। अच्छा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो भाषा के प्रयोग किए जाने पर, जैसे आपका लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द, अब अगर बात करते हैं हम बेटी का लिंग परिवर्तन, लिंग जो परिवर्तन है उसका परिवर्तन, लिंग परिवर्तन है। अगर लिंग परिवर्तन की बात करें तो क्या होगा? बेटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी हम लिंग परिवर्तन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं अगर बात करूं बेटी, अगर बेटी का वचन परिवर्तन की बात करती हूँ मैं, वचन परिवर्तन की किसकी बात करती हूँ? वचन परिवर्तन की, तो बेटियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बेटियां हो जाएंगी, ठीक है गाइज। अगर मैं बात करती हूँ बेटी का, अब मैं कारक की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? कारक की, ठीक है। कारक में कैसे प्रयोग करते हैं? तो बेटियों के लिए, कारक में कैसे यूज करते हैं? बेटियों के लिए, ठीक है। यही हमारा होता है विकारी
शब्द। अब देखिए विकारी, विकारी शब्द के अंतर्गत क्या, देखिए विकारी, विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया। ये सब गाइज हम लोग आने वाले, जैसे जैसे मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी मैं आपको क्लियर करते चलूंगी, सर्वनाम पढ़ाऊंगी आपको क्लियर करते चलूंगी, विशेषण ये जब मैं पढ़ाऊंगी मैं आपको क्लियर करते चलूंगी। ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं अविकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इसमें लिंग, वचन और कारक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं विकारी शब्द की बात करूँ तो इसमें कोई भी, चाहे इसमें लिंग हो या वचन हो या कारक हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं बात करती हूँ लड़का, लड़का धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलता है, इसमें कोई परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, बोलता है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे आ भी गया तो इसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मय बोधक होता है और निपात होता है। अगर से क्रिया विशेषण को हम लोग एडवर्ब भी कह देते हैं, वो एडवर्ब भी कहते हैं। और संबंध बोधक को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। आप लोग को जो पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश का जब वर्ड आ जाता है तो हम लोग इंग्लिश थोड़ा पढ़ते रहते तो ये समझ में अच्छे तरीके आ जाता है। और समुच्चय बोधक को कंजक्शन बोलते हैं। इससे आपको बहुत और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कंजक्शन, अच्छा हम लोग ये पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, तो ये चीज़ को रिलेट करके पढ़ाई करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों को ये सब समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अगर थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड अगर हम यूज कर देंगे थोड़ा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइज। अब मैं विस्मय बोधक की बात करती हूँ तो इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये निपात को निपात को निपात ही बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइज, प्लीज़ गाइज अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो और भी इसका स्टूडेंट लाभ ले सकें। ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं अर्थ के आधार पर। अगर शायद मैं बात करूं अर्थ के आधार पर तो अब देखिए इसके 2 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका सार्थक होता है। कौन सा होता है? सार्थक, सार्थक शब्द होता है। और एक आपका निरार्थक, निरार्थक शब्द होता है। ठीक है। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं आप मुझे ये बताइए। सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अब भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है। जो आपकी भाषा होती है वो सार्थक शब्दों से ही बनती है। अब सार्थक शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अब देखिए सार्थक जो शब्द होते हैं ये हम लोग एकार्थी शब्द पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सार्थक के अंतर्गत आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे गाइस तो इसको मैं पढ़ाते चलूँगी आपको। और यहाँ पर आपका समरूपी भिन्नात्मक शब्द हो गया। ठीक है। ये सब किस में आते हैं? सार्थक शब्दों में आते हैं। ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? आप मुझे बता सकते हो निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरार्थक शब्द। ठीक है। अब निरार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जो आपका निरार्थक शब्द होता है इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में चाय वाय पिलाओ यार, ऐसे लोग बोलते हैं ना अपने शब्दों में, चाय वाय पिलाओ यार। जब बहुत खुश होते हैं लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, चाय वाय पिलाओ यार। तो यहाँ पर जो वाय शब्द आया है इसका कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसका यूज कर देते हैं कि चाय वाय पिलाओ यार। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पानी वानी, वानी पानी वानी, लाना जरा। लोग ऐसे बोलते हैं ना, पानी वानी लाना जरा। तो यहाँ पर वानी जो शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन बस यही होता है कि हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसका यूज कर देते हैं। ठीक है गाइज।
अगर आपको, हाँ, आप लोग एक काम जरूर करिएगा, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सिर्फ अपनी फेयर उठाइए और रिवीजन करना स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है गाइज। अब मैं प्लीज़ गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली आपको और भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है गाइज। ओके, धन्यवाद।